नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय विकास पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैंने दो टॉपिक कवर किए हैं। एक ये राष्ट्रीय विकास वाला है और एक आगे जो इसके बाद का जो टॉपिक है आपकी बुक के अंदर, उस टॉपिक को मैंने कवर किया है। वो टॉपिक है शायद से यहाँ ये रहा कि राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। विभिन्न देशों के राज्यों की तुलना कैसे की जाए, बेसिकली ये वाला टॉपिक है। ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक को मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो एक राष्ट्रीय विकास कैसे होता है, मतलब नेशन का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। ठीक है, ह्यूमंस का तो हम समझ आ चुके हैं कि ह्यूमंस का कैसे डेवलपमेंट होते हैं, उनकी क्या चीजें होती हैं, डेवलपमेंट होने के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे ये समझेंगे कि देश का डेवलप कैसा होता है, कैसे उसकी थिंकिंग रहती है। तो देखें, यदि लोगों को लक्ष्य भिन्न है, जैसे हम आपके और मेरे जो गोल्स है वो डिफरेंट है, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में भी धारणा भिन्न होगी। जैसे कि हम ये सोच सकते हैं कि आप से मैं पूछूं अगर कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा नेशन डेवलप हो जाए, तो आपको ऐसे स्कूल्स खुलवा दो और जिससे हमारा नेशन डेवलप हो जाएगा, सारे लोग पढ़े लिखेंगे और एक अच्छा चीज हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रोग्रेस रेट बढ़ जाएगा। वहीं पे मैं कह सकता हूँ कि स्कूल से ज्यादा हमें हॉस्पिटल्स खुलवाने चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स की बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो हमारी जो धारणा है वो हो सकती है। तो आप कहोगे कि हाँ हॉस्पिटल भी खुलने चाहिए, लेकिन सबसे पहले स्कूल होना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई हॉस्पिटल स्कूल भी खुलने चाहिए, लेकिन सबसे पहले हॉस्पिटल। तो हमारी अलग अलग धारणा हो सकती है। तो क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? फिर सवाल ये उठता है कि क्या जो ये विचार हैं, जो ये थॉट्स है, क्या सबको इक्वली रिस्पॉन्सिबल दिया जाए? हाँ देखो, थॉट्स की सबको सुना जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि भारत देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो देश के प्रति अपना क्या थॉट्स रखते हैं, उनका क्या विचार है, वो सबको सुना जाता है। लेकिन करा वो जाता है जो सबके लिए बेस्ट हो। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है। यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? जैसे एक थॉट आया कि कहते हैं कि देश का डेवलपमेंट है तो यहाँ पे डैम्स वगैरह बना दिए गए, हाईवेज वगैरह बना दिए गए तो अच्छा है, देश हमारा प्रोग्रेस जल्दी करेगा। वहीं पे दूसरे ग्रुप्स के लोग कहते हैं कि भाई डैम्स और हाईवेज बनाने से हमारा नेचर हार्श होगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में फिर जब दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक कह रहा है बनना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं बनना चाहिए, तो ऐसे में कैसे डिसीजन लिया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी? फिर ऐसे में सभी के लिए एक्चुअल जो ऐसी सिचुएशन आ गई, तो ऐसे में डिसीजंस क्या लिया जाए कि क्या बनाया जाए रोड्स और डैम्स को, कि नहीं बनाया जाए रोड्स और डैम? कैसे बहुत सारी चीजें होती जिसके बीच में कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होती हैं। कोई कहता है कि होना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। फिर हमें यह भी सोचना होगा कि ठीक है, क्या इसको करने के अलावा कोई और अल्टरनेट है हमारे पास? अगर इसको ना करके कोई हम इसे हाईवे और रोड ना बना के कुछ और हम करें तो क्या उससे चीजें सही हो जाएगी? तो हमें और दूसरे अल्टरनेटिव्स भी देखने पड़ते हैं। क्या इस विचार से बहुत से लोगों का लाभ होगा या कुछ को ही? हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो भी हम थॉट्स को ला रहे हैं, जो भी हम चीजें कर रहे हैं, वो उसको करने से क्या ज्यादातर लोगों को इम्पैक्ट होगा, उनका भला होगा, उनका वेलफेयर होगा, या फिर केवल कुछ ही लोगों को ये बेनिफिट करेगा? तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि इन सारी चीजों को डिस्कशन वगैरह किया जाता है, इन सारी चीजों को बातचीत की जाती है, देन डिसीजन लिया जाता है कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से नेशनल डेवलपमेंट के लिए फैसले वगैरह लिए जाते हैं, सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस को सोच समझकर। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर विचार करना। और राष्ट्रीय विकास का मतलब है कि अगर देश के अंदर विकास होना है तो इसका मतलब है कि सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब क्वेश्चंस को रखा जाएगा कि क्या इसे कितने लोगों का फायदा हो रहा है, कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, इसे हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों के प्रति इस प्रोजेक्ट की क्या राय है, बहुत सारी चीजें होती है। फिर देन डिसीजन लिया जाता है कि फाइनली हो या फिर ना। और वो जो डिसीजन लिया जाता है वो राइट ही डिसीजन सोचते हैं कि राइट ही डिसीजन हो, सही डिसीजन हो। ऐसा विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, हम ये कैसे बताएं कि दिल्ली अच्छा है या हरियाणा अच्छा है? ये कैसे हम डिसाइड करें कि अलग अलग हमारा इंडिया अच्छा है अमेरिका से कि नहीं अच्छा है?
ठीक है, आप किस बेस पे डिवाइड कर, जैसे आप लोग कहोगे कि हो सकता है हमारी इंडिया जो कंट्री है वो अच्छी है, ठीक है, तो आप किन बेस पे आप इंडिया कंट्री को अच्छी कह रहे हो? अगर आप दूसरी कंट्रीज को अच्छा कहते हैं या फिर हमारे कई स्टेट्स है, जैसे आप दिल्ली को अच्छा बताते हो कि दिल्ली एक अच्छा स्टेट्स है, हरियाणा, राजस्थान, जितने भी साउथ इंडियन स्टेट, ईस्ट के जितने भी स्टेट्स, अगर आप उनको अच्छा बता रहे हो तो उसके पीछे एक रीजन होगा कि आप उसे क्यों अच्छा बता रहे हो। तो यहाँ पर वो रीजंस को हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये देश अच्छा है या फिर यहाँ का ये स्टेट अच्छा है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है जो स्कूल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे एक स्कूल है, स्कूल में हर एक विद्यार्थी के अलग अलग प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। देखो आपका एक स्कूल है तो आपके स्कूल के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डांस करना पसंद होगा, किसी को एक्टिंग, किसी को सॉन्ग्स, कोई अच्छा पोएम लिख सकता है, कोई अच्छी राइटिंग लिख सकता है, कोई अच्छा कंटेंट चीजें मतलब बना सकता है, उसकी इमेजिनेशन काफी ज्यादा अच्छी है, और कोई पढ़ाकू बहुत ज्यादा है, स्टूडियस है, उसको बुक की नॉलेज बहुत ज्यादा है। तो हर एक पर्सन जो होता है आपकी स्कूल के अंदर वो डिफरेंट है, उनके अंदर डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, जैसे कि उनकी ऊंचाई, हाइट का भी चेंजेस होता है, उनका हेल्थ को लेके भी होता है, कोई ज्यादा हेल्थी होता है, कोई बीमार रहता है, कोई स्टूडियस होता है, बहुत ज्यादा पढ़ाकू होता है, कोई मीडियम एवरेज टाइप का लड़का होता है, दूसरा तो कोई स्वस्थ विद्यार्थी होता है जो हेल्थी रहता है, और दूसरा जो होता है वो हेल्थी नहीं रहता, उसको बीमारियां वगैरह रहती है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि अगर हमें खेल कूद की टीम बनानी है, मान लो हमें बास्केटबॉल के लिए चाहिए या फिर हमें बैट बॉल के लिए चाहिए टीम, तो हम वहां पे कुछ चीजों को देखेंगे, वाद विवाद टीम चाहिए, संगीत के लिए चाहिए, सबके चयन के लिए मापदंड अलग होंगे। अगर हमें खेल कूद के लिए चाहिए तो हमें वो चाहिए जो फुर्तीला बंदा हो, जो जिसके अंदर लीडरशिप हो। वाद विवाद टीम के लिए चाहिए, डिबेट के लिए तो हमें चाहिए जिसके अंदर नॉलेज हो। संगीत के लिए अगर हम चाहिए होगे तो जो अच्छा गाना गा सकता हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की उसको नॉलेज हो, बजा भी सके। तो सबके लिए हमें अलग अलग चीजों को चुनना पड़ेगा। तो सेम इसी तरीके से कंट्रीज के लिए भी होता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस चीज के लिए कंट्रीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। जिस भी चीज के लिए हम कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे उस चीज को हम लेंगे, ठीक है। अगर लिटरेसी के लेकर कंपैरिजन करेंगे तो हम लिटरेसी के डेटा वगैरह को लेंगे कि कहाँ का देश का डेटा अच्छा है, कहाँ का मतलब इंडिया के डेटा लिटरेसी रेट क्या है, अमेरिका की लिटरेसी रेट क्या है, फिर उसके बीच में कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय, यहाँ पर ये बात ध्यान रखो, अगर कंट्रीज को हमें कंपेयर करना होता है तो उनकी तुलना करने के लिए उनकी इनकम, यहाँ ये बात ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो कि उनकी इनकम जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है, मतलब वो महत्वपूर्ण रोल प्ले की जाती है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जा सकता है। तो अगर हमने ये समझा कि देखो सर आप ये कह रहे हो कि अगर इंडिया की इनकम ज्यादा है और नेपाल की इनकम कम है तो इट मीन्स कि इंडिया ज्यादा अच्छा है, इंडिया डेवलप्ड है, और इंडिया के कंपैरिजन में इनकम नेपाल की कम है तो नेपाल उतना डेवलप नहीं है। आप यही कहना चाहते हो, बात यही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वे सभी वस्तुओं को प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि उनके पास अधिक है, तो आप ये कहोगे कि सर जैसे आप इंडिया के पास है, इंडिया के पास ज्यादा पैसे हैं तो वहां के लोग क्या करेंगे, ज्यादा चीजों को कंज्यूम करेंगे। जैसे एक है पर्सन, उसके पास 10,000 रुपए है, दूसरा एक पर्सन है उसके पास है 200 रुपए, तो आप मुझे बताओ कि कौन पर्सन सबसे ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर पाएगा? वो पर्सन जो 10,000 जिसके पास है वो सारी सुविधाओं को ले पाएगा, या वो पर्सन जिसके पास 200 रुपए है वो सारी फैसिलिटीज को ले पाओगे? तो यही आप कहोगे कि सर इनकम सबसे ज्यादा पैसा इस वाले पर्सन के पास है, 10,000 वाले के पास, तो ये सबसे ज्यादा फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर पाएगा, ले पाएगा। तो सेम इसी तरीके से कंट्रीज को भी यही समझा जाता है कि जिस देश की इनकम ज्यादा होगी वो ज्यादा फैसिलिटीज को अटेन कर पाएगा, ले पाएगा, और जिस देश के अंदर इनकम कम होगी वहां के लोग उस फैसिलिटीज को ले नहीं पाएंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, लेकिन उनकी टोटल इनकम ये एक सही मेजरमेंट नहीं है। तो अभी आप कहोगे कि सर अभी आप कह रहे हो कि इनकम से चुनना चाहिए, एक इनकम एक अच्छा मेजरमेंट है, इनकम से हमें कंपैरिजन करना चाहिए, और फिर यही एक बात कही जा रही है कि उनके टोटल जो इनकम है वही चीज, इनकम टोटल इनकम
उससे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि अच्छा नहीं है। तो फिर क्या है एक्चुअल चीज, क्या है? क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। अब यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि देश जो अलग अलग कंट्रीज होती है उनकी जनसंख्या पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट होती है। इस वजह से हम टोटल इनकम को कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसी तरीके से है, मान लेते हैं एक ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर 5 लोग हैं, ठीक है। वो 5 लोग हैं तो वो 5 लोग मिलकर मान लेते हैं 100 रुपए, जो 5 लोग हैं उनके इनकम को जोड़े तो 100 रुपए हो जाते हैं। वहीं एक दूसरा ग्रुप है, उसमें एक बच्चा है केवल, ठीक है, उसका इनकम कितना है 50। तो अगर आप इनकम के बेस पे देखो तो एक का तो 100 है, इसमें कई लोग हैं, ठीक है, इसमें केवल एक ही पर्सन है, उसका कितना है 50 रुपए है। तो अगर टोटल इनकम के बेस पे देखें तो आप कहोगे कि सर टोटल इनकम के बेस पे तो ये वाला ज्यादा डेवलप होना चाहिए, ज्यादा सुविधाओं को अटेन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ अकेला ही 50 रुपए कमा रहा है और यहाँ पे कई सारे लोग हैं, मान लेते हैं 4 लोग हैं, जो 4 लोग मिलकर 100 रुपए अर्न कर रहे हैं। तो अगर टोटल इनकम की बात से हम देखें कि टोटल इनकम को लें तो आप कहोगे कि ये, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर ऐसा क्या किया जाए? क्योंकि देश की पॉपुलेशन अलग अलग है, किसी देश की पॉपुलेशन ज्यादा तो ऑफकोर्स उनकी इनकम ज्यादा हो जाएगी या कम भी हो सकती है। तो कैसे एक रियल कैसे हम पता करें? तो इसके लिए इन्होंने, जो हमारे इकोनॉमिस्ट वगैरह थे, उन्होंने सोल्यूशन दिया कि इसलिए औसत आय यानी उनकी एवरेज इनकम से तुलना करो। अब ये एवरेज इनकम से क्या होता है, हमारा प्रति व्यक्ति आय आ जाता है, यानी पर पर्सन कितना कमाता होगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। अब इसे समझाऊंगा अभी मैं। औसत आय निकाला कैसे जाता है? औसत आय निकालने का फॉर्मूला है देश की कुल आय, यानी देश के अंदर जितनी भी इनकम है उसको कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाए, यानी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारी एवरेज इनकम निकल आ जाएगी। यानी मान लेते हैं 100 लोग हैं, मतलब 100 इनकम, टोटल इनकी इनकम हुई 100 रुपए और टोटल पॉपुलेशन कितने थी 5, तो कितने हो गए टोटल 20 हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज इनकम। एवरेज निकालना तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि टोटल नंबर्स को हम टोटल क्वांटिटी को टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो सेम यही है कि टोटल नंबर के जो सम है उसको जोड़ दो और फिर जितनी भी क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ हमने जनसंख्या को टोटल इनकम को हमने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे हमारा औसत आ जाता है, जिसे प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। इसी का एक दूसरा नाम है औसत आय कह लो या फिर प्रति व्यक्ति आय। इसे इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहते हैं और औसत आय को एवरेज इनकम कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे अगर हम देखें तो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2017 जिनकी देश की प्रति व्यक्ति आय पर ईयर थी US डॉलर 12,056 रुपए, ठीक है, डॉलर है। US का 1995 डॉलर। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के अनुसार कहा कि पर कैपिटा इनकम यानी औसत आय अगर देश की इतना है तो वो एक समृद्ध देश है अकॉर्डिंग टू 2017 कि वो एक प्रॉस्परस देश है, मतलब एक अच्छी कंट्री है, उसके पास पैसा, मतलब वो एक बहुत ही अच्छा देश है, डेवलप कंट्री है। जिसके पास 995 डॉलर से कम है वो अच्छा, मतलब निम्न आय वाला देश है, मतलब वहां पे फैसिलिटीज कम है। यहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा है और यहाँ पे फैसिलिटीज कम है। अब ये बात बताओ जो इनके बीच में है वो क्या हो गए, वो एक मीडियम में आ जाएंगे, जैसे कि मिडिल क्लास कह सकते हैं। वो मिडिल क्लास के देश है, ना वो रिच कंट्री है ना वो पुअर कंट्री है, वो एक मिडिल क्लास की कंट्री है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो जो इसके बीच में होता है मध्य आय वाला देश कहा जाता है। तो वही सेम चीज जो इसके बीच में आते हैं, जिसके इसके बीच की डेटा आता है, वो एक मीडियम वाले देश कहलाए जाते हैं, मतलब वो तो ना ज्यादा अमीर है ना वहां पे गरीबी है। इंडिया के अकॉर्डिंग 2017 के अकॉर्डिंग हमारे US डॉलर था 1820 डॉलर। तो देखा जाए तो ना तो ये खराब है, मतलब ना तो ये कम है ना ही ये ज्यादा है, ठीक है। तो भारत देश को कैसे समझा जाता है कि एक मिडिल क्लास ये देश है, ठीक है, मतलब ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा ये गरीब है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और आप ये समझ गए होंगे कि देश को कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। हालांकि कंपैरिजन करने का बहुत मेजरमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर देश को कंपैरिजन करने का एक इनकम का मेजरमेंट बताया गया है कि हम देश को इनकम के बेस पे अगर हम कंपैरिजन करें तो उनका हम टोटल इनकम नहीं, हम उनका एवरेज इनकम से कंपैरिजन करेंगे। और एवरेज इनकम निकालने के लिए आपको देश की जितनी भी टोटल अर्निंग्स हुई हैं उसको वहां की जितने भी लोग वहां पर रहते हैं उससे डिवाइड कर दोगे तो हमारा आ जाएगा। जैसे कि मैंने दोबारा बता देता हूं कि मान लेते टोटल इनकम हुई है 100, लोग उस देश के अंदर कितने रहते हैं 5, तो एवरेज इनकम कितनी आ गई 20। तो यही हमारी एवरेज इनकम होती है। ठीक है, तो ऐसे ही करके निकाला जाता है। और ये एक बीच का रास्ता होता है, ना तो इसमें मतलब ठीक ठाक आ जाता है आंसर। ठीक है, ना तो ज्यादा आता है ना कम आता है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं ठीक ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके एक बार जरूर चेक कर लो और कमेंट सेक्शन पे आप वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे जरूर बताओ। और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।